फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 64। ये क्लास 10 एसएसटी राजनीति विज्ञान की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम लोग संघवाद की पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 अंक वाले 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है और उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न हैं जो 4 अंक के हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्रोत को पढ़ लेते हैं और दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर एक बार ही लिख देंगे। अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार मतलब केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिनी काम मतलब डेली के कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, मतलब जनता को जवाब देती हैं। इसका मतलब ये जनता के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर यहाँ 4 प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ कर लेते हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची में आने वाले संघ सूची में आने वाले सभी विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यह राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे विदेश नीति, बैंकिंग, मुद्रा, प्रतिरक्षा आदि। उसके बाद राज्य सूची। इस सूची में आने वाले सभी विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में रखे गए सभी विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र के सरकार द्वारा बने कानून को मान्यता दी जाती है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह आदि। उसके बाद कुछ अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो जो विषय इन सूचियों में शामिल नहीं हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है उनके किस आवश्यकता की पूर्ति करनी है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है। तब प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है संघवाद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, जैसे भारत में 3 स्तर की सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। इन तीनों सरकारों को मिलाकर संघीय व्यवस्था बनी हुई है। प्रश्न 4 है संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांत पर आधारित है, कथन स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय सरकार का व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, संघ सरकार और केंद्र सरकार। फिर बाद में स्थानीय सरकार को जोड़ा गया, इसलिए भारतीय संघ के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि यहाँ विभिन्न स्तरों की सरकारें मिलकर शासन का काम करती हैं। प्रश्न 5 है 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर है 1947 से 1969 तक केंद्र और राज्य सरकारों का संबंध काफ़ी अच्छा था, लेकिन
1969 से 1990 के बीच केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होने से दोनों के मध्य संघर्ष दिखा। फिर 1990 के बाद बहुत सारे गठबंधन और स्थानीय पार्टियों से मिलकर सरकार बनने लगी और एक अलग ही तरह का संतुलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बना। प्रश्न 6, 1992 के संवैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो इसका उत्तर है 1990 में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर स्थानीय सरकारों की स्थापना की गई। प्रश्न 7 है, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया जिसके अंतर्गत हिंदी के अलावा 21 संवैधानिक भाषा को स्थान दिया गया जिससे भाषा से आने वाली चुनौतियों को समाप्त किया जा सके। और उसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। तो इसका उत्तर है गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी गठबंधन में शामिल सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर सत्ता की साझेदारी कर शक्तियों की साझेदारी की जाती है। फिर प्रश्न 9 है, पंचायती राज प्रणाली की किसी भी 2 उपलब्धियों और किसी भी 2 चुनौतियों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है पंचायती राज प्रणाली की 2 उपलब्धियां, अनेक समस्याओं का निपटारा आसानी से हो जाना और दूसरा अधिक से अधिक लोगों का सत्ता में भागीदार होना। और चुनौतियां हैं धन का अभाव और स्थानीय दबंग लोगों की मनमानी। उसके बाद है प्रश्न 10 और प्रश्न 10 है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भारत सरकार चाहती है कि हिंदी भाषा की पहचान पूरे विश्व में बने, लेकिन साथ ही भारत में किसी पर भी हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। इसके बाद है स्रोत आधारित प्रश्न। स्रोत आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार के साथ चलने वाली व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। और प्रश्न 2 है, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और प्रश्न 3 है, भारतीय सरकार का कौन सा स्वरूप है। तो इसका उत्तर है भारतीय सरकार संघीय सरकार का स्वरूप है। प्रश्न 4 है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर है संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है जिसमें केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार राज्य या प्रांत के लिए, यह संघीय व्यवस्था है। इसके उल्टा एकात्मक व्यवस्था में सारी इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पुनरावृत्त वाले वर्कशीट हमने की और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को किया। उम्मीद है आपके सारे प्रश्न पूरे हो गए होंगे, आपको समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।